हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों का। आपका इस सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज का जो डेट है हमारा 18 अगस्त। आज का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा हमारा, वो मैं उस टॉपिक की चर्चा करूंगा। मैं कृपया इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए जुड़े हैं, तो उन लोगों से मैं ये विनती करूँगा कि आप इसको नोट्स करते रहेंगे, पॉइंट जो इसमें बताया जाता है चीज़ों को, ताकि आपको ये पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू के स्तर पे बहुत सारे लाभ मिलेगा आपको। सभी से भी ये भी कहा जाएगा कि क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि सभी सारी चीज़ों को पता चलेगी कहाँ पे कौन सा टॉपिक है। लास्ट में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं क्योंकि आपको पता चले, शुरू में ही लास्ट देख कर छोड़ देंगे तो फिर पता चले कैसे चलेगा कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था। तो इस चीज़ को आप देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हो, मैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंस टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में कि क्या है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो क्या है हमारा कि जस्टिस रेवियो, जी चुनावी रेवरियाँ जटिल मुद्दा है, वो उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ने जनता के पैसे खर्च करने के सही तरीके को लेकर उन्होंने कहा है, चिंता जताया है कि मुफ्त की रेवरियों के चुनावी वादों का मुद्दा जटिल होता जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान जनादेश को पूरा करने के लिए हम राजनीतिक दलों को वोट वादे करने से नहीं रोक सकते। सवाल ये भी है कि सही वादे होता क्या है। क्या मुफ्त शिक्षा के वादे को मुफ्त रेवड़ियाँ कहा जा सकता है? क्या मुफ्त पेयजल, न्यूनतम आवश्यक यूनिट बिजली को मुफ्त रेवड़ियाँ कहा जाएगा? क्या उपभोक्ता उत्पादों, मुफ्त इलेक्ट्रिक वस्तुओं को जन कल्याण कहा जा सकता है? अभी चिंता ये है, जनता का पैसा खर्च करने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बर्बाद हो रहा है, तो कुछ का कहना है कि यह जन कल्याण का काम हो रहा है। इससे इस बात को समझेंगे चीज़ें, उन्होंने इस बात को टिप्पणी किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ सकते हैं चीज़ों को, किसके बारे में उन्होंने कहा है। आगे है कि पीएम श्री स्कूल, एक नाम है पीएम श्री स्कूल, अगले माह हो सकते हैं लॉन्च। योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, ये लॉन्च होने वाला है। पीएम श्री स्कूल मतलब ये होता क्या है। तो केंद्र सरकार सभी राज्यों में प्रस्तावित पीएम श्री स्कूलों की जल्द ही शुरुआत करेगा। यह स्कूल न केवल राज्यों के लिए मॉडल स्कूल होगा, बल्कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ध्वजवाहक भी होगा। इनमें नई नीति से जुड़ी सारी सिफारिशों पर क्या होगा, अमल होगा। योजना के तहत 2024 तक देश भर 15,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। योजना के तहत कोई नया स्कूल स्थापित नहीं होगा, बल्कि पूर्व से संचालित, पहले से जो संचालित स्कूल है सरकारी स्कूल, उसको ही अपग्रेड किया जाएगा। इसमें ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत है और उनके पास पर्याप्त जगह है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक सभी ब्लॉक में एक प्री प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तर पर एक माध्यमिक और एक वरिष्ठ माध्यमिक के स्कूल को स्कीम से जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार का। आगे है कि रूस से तेल खरीद पर यूक्रेन नाराज चल रहा है, नाराज हो गया है। ठीक है, तो रूस से तेल व गैस खरीदने के भारत के निर्णय पर पहली बार यूक्रेन अपना आपत्ति जताया है। उन्हें कहा है कि भारत जो तेल रूस से खरीद रहा है उसमें यूक्रेन वासियों का खून शामिल है। क्या कहा था कि उसमें जो है सो क्या है, तो यूक्रेन वासियों का खून शामिल है। तटस्थ रहने की भारत की नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी उम्मीद जताया है कि वह मौजूदा हालत में यूक्रेन को और ज़्यादा खुलकर मदद करेगा। कलेवा ने पहली बार भारत व पाकिस्तान के कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत में ये भावना व्यक्त किया है अपना। सेंट्रल विस्टा के लिए अग्नि सुरक्षा के 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गया है। ये दिल्ली अग्निशमन सेवा है, डीएफएस ने भी केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बन रहे भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के तहत 7 प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। और अग्निशमन सेवा ने केंद्र सरकार द्वारा भवन के डिजाइन को स्वीकृति किए जाने के बाद ये प्रस्ताव मंजूर किया है। प्रस्तावों में ऊंचे भवनों में दमकल वाहनों की आवाजाही के लिए एक आंतरिक सड़क, आपातकाल निकास, सीढ़ियों आदि के निर्माण में शामिल करने का भी प्रावधान किया गया। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने ये भी बताया है कि 7 प्रस्तावों में से प्रत्येक में 2 से अधिक भवन की योजना शामिल है। इसमें नया संसद भवन, नया पीएमओ भवन, एम्यूनिटी ब्लॉक सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बन रहा है। कॉमन सेंटर, सेक्रेटरिएट और कुछ अन्य सरकारी कार्यालय के भवन भी इसमें शामिल होगा। दिल्ली की हवा दुनिया में सबसे जहरीली, कोलकाता दूसरे स्थान पर। इसमें अगर इस टॉपिक को पढ़ें, दुनिया के 7,000 शहरों का सर्वे किया गया है। 7,000 शहरों में राजधानी दिल्ली की हवा सर्वाधिक जहरीली है। देश के दूसरे शहर की भी हालत बहुत अच्छी खासी हालत ख़राब है।
क्योंकि कोलकाता जो दूसरे स्थान पर है। वायु प्रदूषण के कारण 2019-20 में प्रति 1 लाख आबादी पर दिल्ली में 106 और कोलकाता में 199 लोगों की मौत हुई है। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट नाम की इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के 7,000 से अधिक शहरों के लिए वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का व्यापक विश्लेषण पेश किया है यहाँ, जिसमें 2 सबसे हानिकारक प्रदूषक को फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 2.5 व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को केंद्र में रखकर प्रदूषण की हालत बताई गई है। इसमें दिल्ली और कोलकाता के बाद नाइजीरिया का कानो शहर दुनिया में 3रे स्थान पर है, बंगाल की राजधानी ढाका 5वें स्थान पर, कराची का पाकिस्तान का कराची शहर 8वें स्थान पर, चीन की राजधानी बीजिंग जो 9वां स्थान पर है। अगर बात करेंगे अध्ययन के मुताबिक डाटा पता चला है 2019-20 में हुए 7239 शहरों में PM2.5 से जुड़ी 17 लाख मौत हुआ है। एशिया, अफ्रीका और पूर्वी और मध्य यूरोप में शहरों में इसकी वजह से जन स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस बात को भी ध्यान देंगे। आगे जो हमारा है कि बिना गार्ड के चलेगी ट्रेन, मालगाड़ियों से होगा शुरुआत। तो बिना ट्रेन गार्ड, ट्रेन मैनेजर के चलेगी, मतलब ट्रेन मैनेजर चलाएगा। ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ लेट लतीफ़ी दूर होगा और इससे खर्च में भी कमी आएगा। मानव संसाधन के नाम पर खर्च होने वाला राजस्व की भी बचत आएगी। गार्ड की जगह एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम कार्य करेगा। यह अति आधुनिक सिस्टम यान में लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत मालगाड़ियों से होगी। पैसेंजर ट्रेनों में भी EOTT लगाने की तैयारी है। इसमें क्या किसके काम करेगा? ऐसे कार्य करेगा एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम। क्या होगा इसमें? तो सिस्टम ट्रेन के अंतिम छोर पर स्थित गार्ड यान में स्थापित होगा। यह सिस्टम कम्युनिकेशन क्या करेगा? यह सिस्टम जो है क्या करेगा? तो कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत कार्य करेगा। सिस्टम ट्रेन के इंजन को लेकर अंतिम छोर तक जुड़ा रहेगा। सिस्टम में दर्ज होती रहेगी ट्रेन की गतिविधि। और क्या होगा? तो ब्रेक पाइप प्रेशर आदि को चेक करने के बाद ग्रीन सिग्नल भी दिएगा। पूरा सिस्टम हर पल लोको पायलटों और कंट्रोल के संपर्क में रहेगा। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के साथ सुरक्षा की भी निगरानी करेगा। पहला इन्फोसिस तैयार करेगा साइबर सोल्जर। आम लोगों को साइबर अपराध से साइबर सोल्जर बचाएंगे। इसके लिए प्रसिद्ध IT कंपनी इन्फोसिस की मदद से चंडीगढ़ पुलिस 389 युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। ये साइबर सेल क्या होगा? तो ये साइबर सेल जो है सोल्जर शहर के ही विद्यार्थी होंगे जिन्हें इन्फोसिस अपने कैंपस में IT से जुड़ी ट्रेनिंग देगी, जिससे वे परिवार और आसपास के लोगों को साइबर ठगी से बचने में मदद कर सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें साइबर अपराध से जुड़े कानून की भी जानकारी दिया जाएगा। देखिए ये क्या क्या जानकारी दिया जाएगा कि बीट पुलिस की मदद से लोगों को साइबर अपराध के बारे में बचाव के बारे में जागरूक करेंगे। सकारात्मक सोच जगाकर परिवार, समाज व देश की सुरक्षा तथा विकास में योगदान करेंगे। साइबर साक्षरता के लिए स्कूल, कॉलेज आदि में जागरूकता मुहिम चलाया जाएगा और साइबर धोखाधड़ी से बचाव, इंटरनेट मीडिया का सही उपयोग व पहचान कर पाएंगे। ठीक है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो आगे जो हमारा टॉपिक है 2020 के पुराने सरोवर में लौटी अमृत धारा, इसको पढ़ लेंगे। चीज़ें क्या है कि 8 फीट गहरे तालाब में वर्षा का जल अधिक मात्रा में एकत्र हो सके, इसके लिए तालाब के चारों तरफ 2 फीट ऊंची दीवार तैयार की गई है। तालाब हमेशा पानी से भरा रहे, इसके लिए सागवान नहर से यहाँ तक पाइपलाइन भी बिछाई गई। साथ ही इसके चारों तरफ पौधारोपण भी किया गया है। नीति आयोग का सार्थक प्रयास कि क्या है कि आज के परिवेश नीति निर्माण में सहकारिता और आर्थिक कुशलता के लिए प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए। इस चीज़ को बताया गया चाहिए। बताया गया है कि नीति आयोग जो है क्या है, तो नीति आयोग अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 363 में किया गया। सरकारी आयोग की सिफारिशों और डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर इस परिषद का गठन 1990 में किया गया था। सरकार ने इसका पुनर्गठन कर इसे जीवंत बनाया। इसके साथ ही क्षेत्रीय परिषदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में तैयार और व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र का भी विशेष योगदान है। ऐसी स्थिति में राज्यों द्वारा व्यापार बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नीति आयोग जो है वो राष्ट्र को तेजी से विकास के पथ पर लाने को अग्रसर है। ऐसे में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी सहयोग का होना भी अनिवार्य हो गया है। रणनीतिक दृष्टि से यह विकास एकात्मक परिसंघ में व्यावहारिक रूप से प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों सुनिश्चित करेगा। दूसरी ओर आर्थिक रूपांतरण का अर्थ भारत की कृषि आधारित आर्थिक प्रणाली को उद्योग आधारित प्रणाली बनाना है। निश्चित रूप से इस रूपांतरण का बेहतर प्रभाव समाज पर पड़ेगा और कृषक समाज अधिक उदारवादी और उद्यमिता की ओर उन्मुख होगा। सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम बनाने के लिए नीति आयोग का गठन किया जा गया है। इस आधार पर कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडा को दिशा में काम करने के लिए राज्य को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लेकर भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट
मंच के रूप में कार्य करता है। इसके लिए नीति आयोग द्वारा कई कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकें शामिल होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का आरंभ। विभिन्न क्षेत्रों के लिए में विषय आधारित व्यापक जुड़ाव, भूमि पट्टे और कृषि विपणन सुधारों के लिए मॉडल कानूनों का निर्माण और पूर्वोत्तर समेत हिमालयी राज्यों और द्वीप विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप जैसे कार्यों से नीति आयोग सहकारी संघवाद बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आगे बात करेंगे एफटीए से मिलेगी टेक्सटाइल निर्यात में बढ़त। टेक्सटाइल मंत्री जो है पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल उद्योग निर्यात को $100 अरब तक ले जाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते का उपयोग करना होगा। टेक्सटाइल उद्योग जो है, हमारा टेक्सटाइल उद्योग क्या है, तो टेक्सटाइल उद्योग को दुनिया की ज़रूरतों के हिसाब से गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने होंगे और उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल उद्योग को इनोवेशन, नए नए उत्पाद, डिजिटाइजेशन पर फोकस करना होगा। उन्होंने ये बातें कही हैं। आगे है कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत कई विकसित देशों के साथ एफटीए कर रहा है और टेक्सटाइल उद्योग इसका फायदा उठा सकते हैं। रोजगार अपना सेक्टर होने के नाते भारत भी टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर को अपने एफटीए में प्रमुखता दे रहा है। हालांकि टेक्सटाइल सेक्टर को दुनिया की ज़रूरतों को समझना होगा और बेहतर उत्पाद तैयार करने होंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने कहा था। आगे है किसानों को भी आगे भी सस्ती दरों पर मिलती रहेगी कर्ज, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो सूचना मंत्रालय ने जो वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सरकार की ओर से यह मदद दी जाएगी। इसके लिए सरकार को बजट में अतिरिक्त 34,856 करोड़ का प्रावधान करना होगा। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि मई 2020 में ब्याज सबवेंशन योजना को रोक दिया गया था, क्योंकि बैंक स्वयं 7% पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने में सक्षम थे। इसको ये चीज़ें हो गया जी आपका। चलिए एक और आपका टॉपिक मिलेगा यहाँ, महिलाओं को देश सम्मान। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नारी शक्ति का सम्मान करने की अपील किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भाषा और आचरण से हमें ऐसा कुछ ना करें जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होते हुए लोगों की महिलाओं का अनादर बंद करने का संकल्प लेने को भी कहा है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों का सत्कार एवं सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। साफ है कि हम जब तक देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं देंगे तब तक अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक स्त्री पूरे परिवार को बांध कर रखती है। वह अपनी क्षमता के बल पर परिवार, समाज और देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। आप ईश्वर की कितनी भी पूजा कर लें, अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो वह आपके किसी काम के नहीं आएगी। भारतीय महिलाएं आज अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई है। वे अपनी मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे कुप्रथाओं की बेड़ियां तोड़ कर आगे बढ़ रही हैं। 21वीं सदी की अगर बात करें, महिलाएं बड़ी संख्या में शिक्षक, नेता, इंजीनियर, प्रशासक, डॉक्टर और विज्ञानी बनकर उच्च पदों पर पहुंच रही हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी दमदार प्रदर्शन कर भारत की बेटियों ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 16,348 महिलाओं ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर एक उम्दा मिसाल कायम किया है। वहाँ पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने वाली महिलाओं में से 6 महिलाएं जनपद अध्यक्ष और 2 महिला जिला पंचायत और उपाध्यक्ष बन गई हैं। आगे है कि आज वे देश की प्रगति में पहले से कहीं ज़्यादा अपना योगदान कर रहे हैं। यही कारण है कि आज कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। वे भी पुरुषों की तरह कई मौक़ों पर अपने देश को गौरवान्वित कर रही हैं। जाहिर है कि महिलाओं का अपमान जो है ठीक नहीं है। इसे हम सभी को मिलकर रोकना होगा और लोगों को नारी का आदर करना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी और इसी से हमारा देश सफलता की ऊंचाई पर पहुँचेगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे चीज़ों को कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दें। और हमारा जो सेशन है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और ये भी आपका एक टॉपिक, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बायोमेट्रिक तकनीक जो अभी चल रहा है वो कितना सुरक्षित है इसके बारे में दिया गया है। इस बारे में एक नया कानून लागू किया गया, क्रिमिनल, इसके बारे में एक नया कानून लागू किया गया है। उस कानून का क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इसके तहत अब पुलिस किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार या दोषी ठहराए गए व्यक्ति का बायोमेट्रिक डाटा ले सकती है। हालांकि पहले से मौजूद कानून के तहत पुलिस को तस्वीरों के अलावा उंगलियों के निशान, पैरों के निशान आदि सहित कैदियों का शारीरिक माप लेने की अनुमति प्राप्त है। नया कानून क्या करेगा इसमें, नया कानून जो आया है उसमें आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल नमूने, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के नमूने एकत्र करने की अनुमति भी देता है। इसके साथ राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को भी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से माप के रिकॉर्ड एकत्र करेगा और उन्हें 75 वर्ष के लिए डिजिटल फॉर्मेट में शामिल करेगा। क्या है बायोमेट्रिक्स, इसके बारे में अगर समझेंगे तो बायोमेट्रिक्स जो है तकनीक आधारित जैविक माप, बायोलॉजिकल मेजरमेंट है जिसकी मदद से किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इस तकनीक के तहत फिंगरप्रिंट मैपिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, रेटिंग स्कैन आदि से डाटा एकत्र किए जाते हैं। आजकल स्मार्टफोन, अटेंडेंस वाली मशीन आदि में भी इसका उपयोग खूब हो रहा है। देखा जाए तो हर व्यक्ति की बायोमेट्रिक डिटेल अलग अलग होती है। एक व्यक्ति की आँख का रेटिना
का रेटिना या फिंगरप्रिंट किसी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खा सकता। ये सब चीज़ें बनता है चीज़ें। कैसे और कहाँ हो रहा है बायोमेट्रिक का उपयोग? तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आमतौर पर आवाज़ की पहचान, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फेशियल और आइरिस रिकॉग्निशन, हार्ट रेट सेंसर आदि का उपयोग होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर में दोनों हाथों की उंगलियों को स्कैन कर उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। यह कार्य क्या होता है? तो ये कार्य जो है, यह कार्य कंप्यूटर के डाटाबेस में सेव इन्फॉर्मेशन के आधार पर होता है। यह बेहद सटीक इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। वहीं यह बायस रिकॉग्निशन में व्यक्ति की आवाज़ के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। आइरिस स्कैनर में आंखों के रेटिना को स्कैन किया जाता है। फिंगर स्कैनर की तरह ही आइरिस स्कैनर भी सटीक और बेहद जानकारी देता है। ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, और भी चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर फिर मिलते हैं। चीज़ आज का जो जितना था टॉपिक हम लोग कर दिया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप जो बोला गया उसको आप नोट्स कर सकते हैं, जो चीज़ों को मैंने बताया है पीटी के स्तर पे, मेंस के स्तर पे और इंटरव्यू के स्तर पे। और कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं इस फील्ड में है, पीटी में, मेंस में या इंटरव्यू में, आगामी दिन 67वीं एग्जाम या 68वीं या CDPO मेंस देंगे आप, या UPSC ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा चीज़ें। उसको आप नोट करेंगे तभी ये फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के टाइम पता चलेगा कि हमने क्या नोट किया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।